बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल स्टार्ट द फोर्थ फेज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस, दैट इज़ द फेज ऑफ मोहम्मद ज़ियाउल हक फ्रॉम 1977 to 1988. In last lecture, we have discussed the third phase of structural change, that was Bhutto's phase from 1977 to 1972 to 1977, and in that lecture we have covered the points: introduction, experiment with socialism, macroeconomic management, nationalization and social services. Social services में हमने फर्दर इसके पॉइंट्स डिस्कस किए थे जिसको हमने डिटेल में पढ़ा। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम जिन पॉइंट्स को कवर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड हम देखेंगे, उसके बाद मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग ज़ियाज़ इरा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, एक्सचेंज रेट एंड ट्रेड पॉलिसी एंड इस्लामाइजेशन। ज़ियाज़ बैकग्राउंड: born in 1924 in Jalandhar to a lower middle class Arai family, belonged to a religious family, joined the Indian Army in 1945. Zia's rise in army ranking was not remarkable, but he gained respect for being honest, loyal, humble and a competent commander. तो यहाँ पर हमें मोहम्मद ज़ियाउल हक का बैकग्राउंड दिया हुआ है कि वो जालंधर से बिलोंग करते थे, अराइम फैमिली से, और रिलीजियस फैमिली थी उनकी। उन्होंने 1945 में इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया और ही वॉज नॉट रिमार्केबल बट ए कॉम्पिटेंट कमांडर। फॉल ऑफ भुट्टो: भुट्टो के बाद ज़ियाउल हक का टाइम पीरियड आया, तो भुट्टो का फॉल कैसे आया? इन मार्च 1976 Zia was chosen as the chief of army staff by Bhutto. भुट्टो के ही टाइम पीरियड में 1976 में भुट्टो ने जिया को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चूज किया। भुट्टो wanted a weak and obedient general in command of the armed forces. However, Zia's appointment turned out to be a crucial or error in Bhutto's judgment. भुट्टो ने जिया को क्यों अपॉइंट किया? ताकि उसको एक वीक और एक ओबीडियंट कमांडर मिल जाएगा, आर्मी का जनरल। लेकिन उसका ये जो डिसीजन था, ये अपॉइंटमेंट था, वो बहुत ही गलत साबित हुआ। एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशंस: इसके अलावा भुट्टो के टाइम पीरियड में इकोनॉमिक कंडीशंस बुरी होना स्टार्ट हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन पॉलिसीज ऑफ नेशनलाइजेशन, पीपीपी की जो नेशनलाइजेशन पॉलिसीज थी उसकी वजह से इकोनॉमिक फॉल डाउन स्टार्ट हो गया। ग्रोइंग मिस यूज ऑफ पावर ड्यूरिंग पीपीपीज गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट की पावर को मिस यूज किया। क्लेम्स ऑफ सपोर्ट्स इन 1977 इलेक्शंस, फीलिंग्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड ऑपोजिशन, मिडिल एंड वर्किंग क्लासेस टर्न अगेंस्ट भुट्टो। जो मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास थी ड्यू टू नेशनलाइजेशन, वो भुट्टो के अगेंस्ट हो गई, क्योंकि भुट्टो ने प्राइवेट सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया था, तो इससे वो सेक्टर बहुत अफेक्ट हुआ। जिया स्टेप इन ऑपरेशन फेयर प्ले जस्टिफिकेशन, तो इसके बाद जिया ने स्टेप लिया। जियाज राइज टू पावर: मार्शल लॉ वॉज इम्पोज बाय जनरल ज़ियाउल हक इन 1977। मार्शल लॉ का मतलब कि जब कंट्री आर्मी के अंडर आ जाता है, तो जिया ने सबसे पहले मार्शल लॉ इम्पोज किया। भुट्टो वॉज पुट अंडर हाउस अरेस्ट, भुट्टो को अरेस्ट कर लिया गया। जिया टुक ओवर विद द डिक्लेयर्ड पर्पज ऑफ रिजॉल्विंग द रिफ्ट बिटवीन भुट्टोज पीपीपी एंड कंबाइंड ऑपोजिशन टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन विद इन 90 डेज। जिया ने टुक ओवर लिया और उसके बाद 90 डेज के बाद इलेक्शन कराने के लिए उसने पीपीपी और जो ऑपोजिशन थी उनके दरमियान प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया। ड्यू टू भुट्टोज पब्लिक पॉपुलैरिटी, जिया feared that he could return to power
through free elections, therefore the elections were postponed. भुट्टो की पॉपुलैरिटी बहुत थी, तो इसलिए ज़िया को ये फियर था कि हो सकता है कि उसकी पावर चली जाए, तो इसलिए उसने इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया. उसकी दो रीजंस थी, अकाउंटेबिलिटी एंड इस्लाम. भुट्टो देन चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ अ पॉलिटिकल ओपोनेंट was found guilty and hanged on 4th April 1979. तो उसके बाद 1979 में भुट्टो को हैंग कर दिया गया, उसको फांसी दे दी गई. ओपोनेंट, पॉलिटिकल ओपोनेंट जो थे उनकी तरफ से एक मर्डर में, एक्यूज फॉर द मर्डर ऑफ नवाब मोहम्मद अहमद खान, कि उन्होंने नवाब मोहम्मद अहमद खान का मर्डर किया है. मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग ज़ियाज इरा. ज़िया के टाइम पीरियड में जो मेजर इवेंट्स थे, सेपरेटेड द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आफ्टर द बैंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको बैन किया गया और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का आइडिया दिया गया. एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम, मजलिस शूरा इन 1980. शूरा एक्ट लाइक द बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स टू द प्रेसिडेंट, और इसके जो मेंबर्स होते हैं इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर्स, उलमा, जर्नलिस्ट, इकोनॉमिस्ट एंड प्रोफेशनल्स इन डिफरेंट फील्ड्स. 1984 में जो इलेक्शंस हुए, विद द ऑप्शन बीइंग टू इलेक्ट और रिजेक्ट द जनरल एज द फ्यूचर प्रेसिडेंट, 95% वोट्स वर कास्ट इन फेवर ऑफ ज़िया. 1984 के जो वोट इलेक्शन के रिजल्ट्स थे उसमें ज़िया को 95% वोट्स मिले. 85 में मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्यूज्ड द इलेक्शन. मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको उर्दू में कहते हैं इत्तेहाद बराए बहाली जमहूरियत, MRD, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया गया इन इलेक्शंस को. ज़िया अपॉइंटेड मोहम्मद खान जुनेजो एज द प्राइम मिनिस्टर, और ज़िया ने मोहम्मद खान जुनेजो को एज अ वजीर आज़म वहाँ पर अपॉइंट कर दिया. इन 1988, Ojri camp disaster occurred at the military storage center located in Rawalpindi. Disaster वहाँ पर हुआ, used as an bullet depot for Afghan mujahideen fighting against Soviet forces from Afghanistan. The camp exploded, killing more than 1,300 people. 1979 में सोवियत अटैक हुआ. On 25th December 1979, Soviet Union attacked Afghanistan, provided support to Zia's regime. How? Soviet threat was enough to slow down civilian movements against military regime. सोवियत यूनियन ने ज़िया को सपोर्ट किया और अफगानिस्तान पे अटैक किया, और उनका थ्रेट ही काफ़ी था सिविलियंस के लिए एक आर्मी की तरफ से. द प्रेजेंस ऑफ एंटी अमेरिकन रिजीम, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इन ईरान, मेड पाकिस्तान ए मीन्स टू प्रोवाइड एड टू एंटी सोवियत अफगान गुरिल्लाज मुजाहिदीन. पाकिस्तान मेजर रिसीट ऑफ US aid. Oil rich Arab states also provided Pakistan with substantial aid. तो इस अटैक के बाद पाकिस्तान को वहाँ से एड भी मिली. Industrial policy and performance of the economy. The government took measures to restore the private sector's confidence in the economy. तो ज़िया के टाइम पीरियड में इसने प्राइवेट सेक्टर को दोबारा से रिस्टोर कर दिया. Agro processing industry that had been nationalized were returned to actual owners, allowed the private sector to invest in industries that had been in the public sector domain since early 1970s. Zia brought Mr. Habibullah and Mr. Mustafa Gokal into his council, introduced efficiency program in the public sector, balancing modernization and replacement programs, and efforts to reduce red tape bureaucracy. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़िया ने इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया. Fiscal incentives and export promotion. Special fiscal incentives for special objectives, for example, development of a particular industry. इंडस्ट्रियल सेक्टर में incentives दिए गए, tax holidays, exemption of import duty, general incentives, tax credit on investments up to 100% exemption on duties,
और इसके अलावा एक्सपोर्ट्स प्रमोट की गई, मेजर कंसेशंस थ्रू एक्सपोर्ट रिबेट्स, इम्पोर्ट facilities for exporters, income tax concessions, export financing at concessionary rates, low interest credits, shift to flexible exchange rate, and problems as indicated by Pakistan Institute of Development Economics PIDE study. यहाँ पर दो इंसेंटिव्स हमें बताए हुए हैं, एक फिजिकल इंटेंसिव इंसेंटिव्स एंड जनरल इंसेंटिव्स उसी में ही हैं, और एक एक्सपोर्ट्स प्रमोशन। लेकिन इन दोनों इंसेंटिव्स के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ पाइड की तरफ से? प्रॉब्लम विद फिजिकल इंसेंटिव्स। पाकिस्तान बिकेम ए कंट्री विद हाई कैपिटल लेबर रेशियो while it should have been a labor intensive one. And exports के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ? पाइड स्टेटेड दैट inefficient industries came into existence. एक्सपोर्ट प्रमोशन की वजह से जो कॉम्पिटेंट इंडस्ट्रीज नहीं थी वो भी एग्जिस्ट होना स्टार्ट हो गई। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में फर्दर इंपोर्ट लिबरलाइजेशन को भी फोकस किया गया। List of importable items, positive and negative list, move from quantitative restrictions to tariff. However, despite all these efforts, investment was going into real estate, resulting in rapidly rising property prices. Widener bonds and exchange bearer certificates, इनको भी दोबारा लाया गया। उसके बाद इकोनॉमिक परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें शो की हुई है तीन टाइम पीरियड्स में, 1958 to 68, 72 to 77 एंड 77 to 88, और तीन सेक्टर्स लिए हमें, जीडीपी ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो जीडीपी ग्रोथ रेट फर्स्ट टाइम पीरियड में 5.6% था, उसके बाद ये कम होके 4.92% हो गया भुट्टो के टाइम पीरियड में, और ज़िया टाइम पीरियड में ये इंक्रीज होकर 6.6% तक चला गया। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस from 5.5% to reduce 1.68% and again increase during Zia's time period 4.41%. Similarly, in manufacturing sector 6.4%, 3.2% and remarkable increase in 1977 to 88 time period that was 9.2%. तो ओवरऑल यहाँ पर अगर हम देखें तो ज़िया के टाइम पीरियड में जीडीपी, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल तीनों सेक्टर्स में एक रिमार्केबल इंक्रीज आया। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9% इंक्रीज आया, दैट वाज इम्प्रेसिव। और इस टाइम पीरियड में जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया उन्होंने एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। द मेन रीजन्स behind rapid growth in industry were large public sector investment during Bhutto's time resulted in major increase in steel, cement, fertilizer and vehicle production. भुट्टो के टाइम पीरियड में जो स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर और व्हीकल प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट हुई थी अब उसकी प्रोडक्शन ज़िया के टाइम पीरियड में इंक्रीज हो गई। इंसेंटिव्स फॉर मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स were strengthened by the introduction of flexible exchange rate. ज़िया ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को इंट्रोड्यूस कराया, उसकी वजह से भी इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज हुआ, उसकी परफॉर्मेंस। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट फॉर द प्राइवेट सेक्टर वॉज इम्प्रूव्ड बाय प्रोवाइडिंग गारंटीज अगेंस्ट फ्यूचर नेशनलाइजेशन, क्लियरर demarcations of activities between public and private sector, additional tax concessions. उसके बाद एग्रीकल्चर में हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस 4.4% थी, दैट वाज फ्रॉम इंक्रीज फ्रॉम 3.9%. रीजंस फॉर ग्रोथ, वीट एंड कॉटन प्रोडक्शन इस टाइम पीरियड में इंक्रीज हुई। डोमेस्टिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन ट्रिपल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 80s. द गवर्नमेंट प्राइस पॉलिसीज after 1980 improved agriculture incentives, especially for wheat. The agricultural growth also benefited from strong growth in livestock. The livestock grew annually by 5.5% in the 80s.
High burden of fertilizer and wheat subsidies on the budget finally led to a review of agricultural policies in the early 80s. The agricultural expansion was mainly due to past investment and exogenous technical change, improved seeds and modern inputs, and due to other measures. There was increase in agricultural economic performance of agricultural sector. Similarly, वर्कर रेमिटेंसेस का मतलब जो बाहर के कंट्री में काम करते हैं और वो इनकम अपने कंट्री में भेजते हैं, उसको हम रेमिटेंसेस कहते हैं. वर्कर इमिग्रेशन टू मिडिल ईस्ट ड्यूरिंग 1977 to 83, the rapid rise in worker remittances had pushed GNP growth rate to an annual record of 7.6%. In the first half of the 80s, worker remittances were almost as important as source of foreign exchange as merchandise exports. They helped Pakistan build the foreign reserves and helped the government in meeting its foreign debts. Unfortunately, the worker remittances boom did not translate into significantly higher rate of national saving and investment. Most of the remittances were directed to consumption and this played a major role in reducing poverty. यहाँ पर हमें different time periods दिए हुए हैं 1972 to 73, 76 to 7, 82 to 3, 87 to 88, 1990 to 1 and 1993 to 4. तो ये हमें 6 टाइम पीरियड दिए हुए हैं और उसके बाद US डॉलर मिलियन डॉलर उसकी हमें अमाउंट दी हुई है रेमिटेंसेस की एंड एज परसेंट ऑफ GDP. तो अगर हम फर्स्ट टाइम पीरियड में देखें तो 2.1% ऑफ GDP है रेमिटेंसेस. इसी तरह से नेक्स्ट टाइम पीरियड में 3.8%, 10.1%, 5.2%, 4.1% एंड 2.3%. तो अगर हम इस पूरे टाइम पीरियड में देखें तो 10.1% इज द रिमार्केबल इंक्रीज इन रेमिटेंसेस एज ए परसेंट ऑफ GDP. Exchange rate and trade policy. Pakistan in 1982 shifted to flexible exchange rate. जिया के टाइम पीरियड में उसने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को इंट्रोड्यूस करवाया. द रूपी वॉज डीवैल्यूड फ्रॉम 1990 पर डॉलर to 11.84 in 1982 and gradually depreciated to 18 rupees per dollar by end of 1988. तो इसमें हमारी जो रुपी की वैल्यू थी वो भी डी वैल्यू हुई. Between 82 to 1988 there was a substantial real depreciation of the rupee. The real devaluation assisted the overall export expansion to 7 to 8%. इस devaluation की वजह से हमारी जो exports थी उसमें हमें बेनिफिट हो गया 7 to 8% पर annum during the period and contributed in a significant way in reducing the relative dependence on worker remittance. By 1988, exports were more than double the level of remittances. Rising debt burden. Interest payments had become the fastest growing element in government expenditures during 1977 to 88 or 1.9% of GDP to 4.9% of GDP in 1987 to 88. The main element in the rising of fiscal debt burden has been the interest payments on domestic debt, reflecting both the enormous growth in internal debt and the high interest rate at which the borrowing was done. There was a much higher reliance on government borrowing from non-bank sources at relatively high interest rate of 14 to 15% per year. Social progress. जिया के टाइम पीरियड में सोशल प्रोग्रेस में क्या क्या चीज़ें आई? रियल वेजेस विच हैड इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द भुट्टो पीरियड शोड फर्दर इंक्रीज ड्यूरिंग जियाज रूल. जिया के टाइम पीरियड में रियल वेजेस इंक्रीज हुई. प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट उसमें इंक्रीज आया. इंक्रीज्ड डिमांड फॉर सर्विसेज इन रूरल एरियाज. Substantial economic growth and relatively low inflation during Zia time period. Average per capita GNP grew at an annual average of 3.3% and progress in increasing access of population to basic health services was slow.
in that time period. Islamization of the economy. Announcement of a plan for the implementation of an Islamic economic system in February 1980. Institutionalization of zakat and introduction of interest-free banking. The aim was to free the economic order from exploitation and provide equal socio-economic opportunities for the needy. Under the Zakat Ordinance या Usher Ordinance, most financial assets in the banking system and saving instruments were made subject to 2.5% deduction annually on account of zakat. तो zakat की 2.5% कटौती हर साल बैंक के थ्रू भी होती रही. Riba was banned. Even assuming that all the benefits were to the lowest 20% income households and that the administration expenses were minimal, the zakat donation would have augmented the income of this group only 2%. Islamization also affected the interest rate policy. Technically, all lending and deposit rates were set on profit and loss sharing by 1988. तो प्रॉफिट और लॉस को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया. The move to profit and loss sharing as such did not make big difference to the process of financial deepening, that is increase in share of monetary assets to GDP. The ratio of the total monetary assets to GNP, which suffered a sharp decline in Bhutto's period due to higher inflation and uncertainty about the future of private enterprise, had recovered to 36.5% to 1980. ज़िया years. Finally, यहाँ पर हमारे पास इसको समराइज किया हुआ है. There were 4 factors which helped ज़िया prolong his rule. ज़िया का टाइम पीरियड प्रोलॉन्ग क्यों हुआ, उसकी 4 रीजन्स थी. एफर्ट्स टू इस्लामाइज सोसाइटी टू स्ट्रेंथन हिज पॉलिटिकल सपोर्ट. उसने इस्लामिक सिस्टम वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया ताकि उसे पॉलिटिकली सपोर्ट मिल सके. सोवियत ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान एंड ज़ियाज हाईली सक्सेसफुल एफर्ट्स टू मोबिलाइज एंड कोऑर्डिनेट considerable external assistance for mujahideen from diverse sources such as the US and Saudi Arabia increased his political standing and control after 1980s. सोवियत ऑक्यूपेशन में उसने सऊदी अरेबिया और यूएस और जो मुजाहिदीन थे उनको उसने कोऑर्डिनेट किया, तो इसकी वजह से भी उसका कंट्रोल बढ़ गया. Zia extended the role of the army in governance through extensive use of military intelligence, appointment of senior officers to key positions. और लास्ट में economy under Zia enjoyed a high and sustained rate of growth. Economy expanded to nearly 6.6% per annum. Inflation rate declined during 1977 to 78 and it remained around 7%. Broad sharing of the benefits of growth and real wages increased. So that's all for today's lecture. Thank you. Stay safe.